सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू हॉरर स्टोरी। दोस्तों, आपने भूत की कहानियाँ तो बहुत ज़्यादा सुनी होंगी, लेकिन आज मैं आपको सुनाता हूँ एक ऐसी स्टोरी जिसके हर शब्द में इतना डर बैठा हुआ है कि मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, कमज़ोर दिल वाले ना सुने इसको। अगर सुनते हैं तो अपनी ज़िम्मेदारी पर सुने। दोस्तों, ये वीडियो केवल मनोरंजन के उद्देश्य पर बनाई गई है, कृपया इसको गंभीरता से ना लें। दोस्तों, ये स्टोरी एक एआई की मदद से ली गई है। तो चलते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। की चहल पहल भरी जिंदगी में आर्यन शर्मा एक होनहार पत्रकार था, जिसे अनसुलझी कहानियों और रहस्यमय घटनाओं पर काम करने का जुनून था। उसकी रिपोर्टिंग ने उसे कई बार खतरनाक परिस्थितियों में डाला, लेकिन हर बार वह अपने काम से कुछ नया सीखता था। एक दिन जब वह अपनी अगली कहानी की तलाश में था, उसके एक दोस्त ने उसे हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित एक रहस्यमय हवेली के बारे में बताया। छाया हवेली, जैसा कि लोग उसे कहते थे, स्थानीय लोगों के लिए डर और रहस्य का केंद्र थी। कहा जाता था कि वहां एक समय में रघुनाथ सिंह नाम का एक क्रूर जमींदार रहता था, जिसने अपनी बेटी के साथ घोर अन्याय किया था। हवेली अब वीरान और उजाड़ हो चुकी थी, लेकिन लोगों का मानना था कि वह श्रापित है और वहां आज भी अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। आर्यन को यह कहानी बेहद दिलचस्प लगी। उसने तुरंत कुल्लू जाने का फैसला किया। दिल्ली से कुल्लू की ओर आर्यन ने अपने सबसे करीबी दोस्त मोहित से बात की, जो खुद भी रोमांच और डरावनी कहानियों का शौकीन था। मोहित ने बिना सोच समझे इस यात्रा में शामिल होने का निर्णय लिया। दोनों ने हिमाचल प्रदेश की यात्रा की योजना बनाई और अगले ही दिन दिल्ली से कुल्लू के लिए निकल पड़े। घुमावदार पहाड़ों और हरियाली से घिरे रास्तों पर चलते हुए वे कुल्लू पहुंचे। कुल्लू की हवा में एक अनोखी ठंडक और रहस्य का एहसास था। हवेली की कहानी सुनना। कुल्लू पहुंचने के बाद दोनों एक पुराने होटल में ठहरे। होटल के मालिक, एक बुजुर्ग व्यक्ति रामनाथ, से उन्होंने हवेली के बारे में पूछताछ की। रामनाथ ने डरते हुए कहा, छाया हवेली? बेटा, वहां जाने की गलती मत करना। वह जगह अभिशप्त है। मैंने अपने जीवन में कई लोगों को वहां जाते और फिर कभी वापस न आते देखा है। आर्यन ने जिद की और रामनाथ से पूरी कहानी बताने को कहा। रामनाथ ने कहा, यह कहानी 7 साल पुरानी है। रघुनाथ सिन्हा उस हवेली का मालिक था। वह अमीर तो था, लेकिन उसके दिल में इंसानियत नहीं थी। उसकी बेटी अंशिका एक बेहद खूबसूरत और मासूम लड़की थी। वह एक गरीब किसान के बेटे से प्यार करती थी, लेकिन रघुनाथ सिंह को यह मंजूर नहीं था। उसने उस लड़के को अपनी हवेली में बुलाकर मार दिया और अंशिका को हवेली के तहखाने में कैद कर दिया। कुछ समय बाद अंशिका की भी वहीं मौत हो गई। रामनाथ ने गहरी सांस ली और कहा, तब से उस हवेली में अंशिका की आत्मा भटक रही है। वह अपने पिता और समाज के अन्याय का बदला चाहती है। हवेली की ओर पहला कदम। रामनाथ की बातों ने आर्यन और मोहित को और उत्साहित कर दिया। उन्होंने तय किया कि वे इस रहस्य को उजागर करेंगे। अगले दिन उन्होंने स्थानीय लोगों से गाइड की तलाश की, लेकिन कोई भी उन्हें मदद करने को तैयार नहीं था। अंत में एक युवा गाइड रमेश ने डरते डरते उनकी मदद करने का वादा किया। रमेश ने कहा, मैं आपको हवेली तक ले जाऊंगा, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत मत करना। वहां कुछ ऐसा है जो इंसानों को वहां टिकने नहीं देता। आर्यन और मोहित अब इस रहस्य का सामना करने के लिए तैयार थे। अगली सुबह आर्यन और मोहित ने रमेश के साथ हवेली की ओर जाने की तैयारी की। कुल्लू के गांवों में ठंडी सुबह का माहौल शांत था, लेकिन आसपास के लोगों की नजरों में डर झलक रहा था। जब गांव वालों को पता चला कि ये लोग छाया हवेली जाने की योजना बना रहे हैं, तो उन्होंने उन्हें बार बार चेतावनी दी। आप लोग क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं? एक बूढ़ी महिला ने कहा, वह जगह शापित है, वहां कोई नहीं बचता। अंशिका की आत्मा अब भी बदला चाहती है। लेकिन आर्यन और मोहित ने इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पत्रकार होने के नाते आर्यन का मानना था कि हर डरावनी कहानी के पीछे एक सच्चाई होती है और उसे वह सच्चाई जाननी थी। हवेली की ओर सफर। रमेश ने एक जीप किराए पर ली और तीनों ने हवेली की ओर अपना सफर शुरू किया। पहाड़ी रास्ते खतरनाक और घुमावदार थे। चारों ओर घने जंगल थे, जहां सूरज की रोशनी मुश्किल से पहुंच पाती थी। रास्ते में रमेश ने हवेली से जुड़े कुछ और किस्से सुनाए। लोग कहते हैं कि हवेली के पास रात को अजीब सी रोशनी दिखाई देती है। वहां से चीखने की आवाजें आती हैं। जो भी अंदर गया, वह या तो वापस नहीं लौटा या पागल होकर लौटा। रमेश ने कांपती आवाज में कहा,
आर्यन ने रमेश से पूछा, तुमने खुद कभी वह आवाजें सुनी हैं? रमेश ने सिर हिलाया। मैं कभी अंदर नहीं गया साहब, लेकिन मैंने कई बार उस पहाड़ी के पास से गुजरते हुए अजीब चीजें देखी हैं। उनकी जीप अब एक सुनसान रास्ते पर थी। चारों ओर सन्नाटा था। अचानक रास्ते के बीच में एक काला कुआं आकर बैठ गया। रमेश ने गाड़ी रोक दी और कहा, यह अच्छा संकेत नहीं है, हमें लौट जाना चाहिए। लेकिन आर्यन ने रमेश को समझाया कि डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने आगे का सफर जारी रखा। हवेली का पहला दृश्य। आखिरकार तीनों उस पहाड़ी पर पहुंचे जहां छाया हवेली खड़ी थी। यह हवेली सचमुच डरावनी थी। पुरानी जर्जर दीवारें, खिड़कियों पर लगे टूटे हुए शीशे और चारों ओर उगी घनी झाड़ियां। ऐसा लग रहा था जैसे यह हवेली किसी और ही दुनिया का हिस्सा हो। मोहित ने धीरे से कहा, यह जगह सचमुच डरावनी है, लगता है जैसे हमें कोई देख रहा हो। आर्यन ने अपने कैमरे को निकाला और हवेली की तस्वीरें लेने लगा। उसने गेट पर लगे पुराने और जंग खाए ताले को देखा। लेकिन रमेश ने तुरंत कहा, आप लोग अंदर मत जाए, जो भी हुआ है वह इसी हवेली के अंदर हुआ है, बाहर रहकर ही जांच कीजिए। लेकिन आर्यन और मोहित ने रमेश की बात अनसुनी कर दी। दोनों ने गेट खोला और अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर का माहौल और भी भयानक था। फर्श पर धूल और मकड़ी के जाले थे। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे। पहली डरावनी घटना, जैसे ही वे हवेली के अंदर पहुंचे, अचानक ठंडी हवा का झोंका आया। ऐसा लगा जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। मोहित ने फुसफुसाकर कहा, आर्यन, मुझे ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं लग रही, लगता है जैसे हम पर कोई नजर रख रहा है। तभी एक दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। उनकी सांसें थम गई। रमेश जो बाहर खड़ा था डर कर भाग गया। आर्यन ने कहा, यह हवेली हमें डराने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम सच का पता लगाए बिना नहीं जाएंगे। उन्होंने अपने कदम आगे बढ़ाए और एक कमरे में पहुंचे। उस कमरे में एक पुरानी टूटी फूटी मेज पड़ी थी। मेज पर किसी महिला की एक धुंधली तस्वीर थी। तस्वीर के नीचे किसी ने खून से लिखा था, तुम्हें भी मेरी तरह मरना होगा। मोहित का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कांपते हुए कहा, आर्यन, यह जगह श्रापित है, हमें यहां से तुरंत निकल जाना चाहिए। लेकिन आर्यन ने तस्वीर को ध्यान से देखा। वह समझ गया कि यह तस्वीर अंशिका की हो सकती है। उसने तस्वीर को अपने बैग में रख लिया और तहखाने की ओर जाने वाले दरवाजे की तलाश शुरू कर दी। हवेली की पहली झलक और वहां घटी घटनाओं ने आर्यन और मोहित को यह एहसास दिला दिया कि यह जगह वाकई रहस्यमय और खतरनाक है। लेकिन उनकी जिज्ञासा अब बढ़ चुकी थी कि इस हवेली के पीछे क्या सच्चाई है। क्या वे तहखाने तक पहुंच पाएंगे और वहां उनका सामना किससे होगा? हवेली के अंदर का माहौल ऐसा था मानो वह सदियों से किसी अनदेखी ताकत का बसेरा हो। धूल भरी फर्श पर उनके कदमों की आवाज दूर तक गूंज रही थी। दीवारें न केवल टूटी फूटी थीं, बल्कि उन पर अजीबोगरीब निशान और खरोंचें भी थीं, जैसे किसी ने अपने नाखूनों से उन्हें रगड़ा हो। हवा में एक अजीब सी गंध थी, सड़ी हुई लकड़ी और कुछ ऐसा जिसे समझा नहीं जा सकता था। आर्यन ने अपने कैमरे से तस्वीरें लेना शुरू किया। मोहित, जो लगातार चुप था, धीरे धीरे और सतर्कता से चारों ओर देख रहा था। आर्यन, मुझे नहीं लगता कि हमें यहां ज्यादा देर रुकना चाहिए, मोहित ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। बस कुछ देर और मोहित, मैं तहखाने का रास्ता ढूंढना चाहता हूं, आर्यन ने जवाब दिया। हॉल में परछाई का दिखना। वे हवेली के एक बड़े हॉल में पहुंचे। ये जगह शायद कभी महफिलों के लिए इस्तेमाल होती होगी। दीवारों पर पुराने झूमर लटक रहे थे, जिन पर मकड़ी के जाले फैले हुए थे। कमरे के एक कोने में एक टूटा हुआ पियानो रखा था। तभी मोहित ने महसूस किया कि पियानो के पास कोई खड़ा है। उसने देखा कि एक धुंधली परछाई वहां हिल रही थी। उसने तुरंत आर्यन का हाथ पकड़कर कहा, क्या तुमने वह देखा? आर्यन ने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। मोहित, यह सब तुम्हारी कल्पना हो सकती है, डर मत, सब ठीक है। आर्यन ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन मोहित को यकीन था कि उसने कुछ देखा था। तहखाने का दरवाजा। हॉल के एक कोने में एक भारी लकड़ी का दरवाजा था, जो आधा खुला हुआ था। दरवाजे पर जंग लगा था और उस पर अजीब खरोंचों के निशान थे। आर्यन ने दरवाजे को धक्का देकर खोला। यहां से तहखाने का रास्ता हो सकता है, उसने कहा। मोहित ने पीछे हटते हुए कहा, तुम्हें सच में लगता है कि हमें नीचे जाना चाहिए? यह सब ठीक नहीं लग रहा। आर्यन ने मोहित को शांत करते हुए कहा, अगर हम यहां तक आए हैं तो हमें सच्चाई तक पहुंचना ही होगा। दोनों ने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे।
तहखाने की सीढ़ियां बहुत संकरी और अंधेरी थीं। हर कदम पर ऐसा लगता था जैसे नीचे की जमीन किसी अनजान गहराई में ले जा रही हो। तहखाने का रहस्य। तहखाने में पहुंचते ही ठंड और गहरी हो गई। ये जगह एक छोटे कमरे जैसी थी, जहां चारों तरफ धूल और टूटे फर्नीचर का ढेर पड़ा था। एक कोने में लोहे का एक पुराना संदूक रखा था। आर्यन ने संदूक खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जंग लगा हुआ था और खुल नहीं पाया। कमरे की दीवारों पर कुछ लिखा हुआ था। यह लिखावट खून से की गई लग रही थी। मुझे न्याय चाहिए, मेरी हत्या का बदला लो। मोहित ने यह देखकर घबराते हुए कहा, आर्यन, यह जगह छोड़ दो। यह साफ है कि यहां कुछ अनहोनी हुई है। हमें और नहीं रुकना चाहिए। तभी कमरे के दूसरी ओर से किसी के चलने की आवाज आई। यह आवाज धीमी और भारी थी, जैसे कोई बेहद सावधानी से चल रहा हो। आर्यन और मोहित दोनों चौंक गए। अंशिका का जिक्र। आर्यन ने आवाज की दिशा में जाते हुए एक पुरानी लकड़ी की अलमारी देखी। उसने अलमारी को खोला और उसमें एक डायरी पड़ी हुई पाई। यह डायरी बहुत पुरानी थी और धूल से ढकी हुई थी। उसने उसे उठाया और उसके पहले पन्ने को पढ़ा। यह अंशिका की डायरी है। यह नाम पढ़ते ही मोहित ने पूछा, क्या यह वही अंशिका हो सकती है जिसके बारे में गांव के लोग बात कर रहे थे? आर्यन ने डायरी को आगे पढ़ा। पिता ने मुझसे कहा था कि मैं उस लड़के से शादी नहीं कर सकती, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी। उन्होंने मुझे इस तहखाने में बंद कर दिया और मेरे प्यार को मुझसे छीन लिया। डायरी के शब्द एक दर्द भरी कहानी सुना रहे थे। डायरी पढ़ते समय अचानक कमरे की लाइट फ्लैश होने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। दीवारों पर खून से लिखे शब्द चमकने लगे। तभी एक चीख सुनाई दी, एक महिला की चीख जो बेहद भयानक और दर्द भरी थी। मोहित ने डरकर आर्यन का हाथ पकड़ लिया। यह क्या था? उसने घबराते हुए पूछा। आर्यन ने शांत रहने की कोशिश की, लेकिन उसकी सांसें भी तेज हो रही थीं। चीख के बाद कमरे में हवा अचानक ठंडी हो गई और एक सफेद साड़ी में लिपटी धुंधली आकृति दिखाई दी। यह आकृति धीरे धीरे उनके पास आ रही थी। यह अंशिका हो सकती है, आर्यन ने फुसफुसाते हुए कहा। इस मुठभेड़ ने आर्यन और मोहित को एहसास दिला दिया कि वह हवेली सचमुच श्रापित है, लेकिन आर्यन ने तय किया कि वह इस कहानी का अंत जानकर ही रहेगा। क्या अंशिका की आत्मा उन्हें नुकसान पहुंचाएगी या वह उनसे मदद चाहती है? यह जानने के लिए कहानी अगले अध्याय में जारी रहेगी। क्या मैं चौथा अध्याय अंशिका की डायरी। तहखाने की ठंडी और डरावनी हवा में आर्यन ने अंशिका की डायरी को और ध्यान से पढ़ना शुरू किया। यह डायरी केवल एक लड़की की भावनाओं का संग्रह नहीं थी, बल्कि उस पर किए अन्याय और अत्याचारों की कहानी थी। हर पन्ने पर दर्द, डर और गुस्से की स्याही फैली हुई थी। अंशिका की पहली लिखावट। डायरी का पहला पन्ना पढ़ते ही आर्यन और मोहित को जैसे समय में पीछे जाने का एहसास हुआ। आज मैंने उसे पहली बार देखा। उसकी आंखों में एक सादगी और गहराई है। मैं नहीं जानती कि यह कैसा एहसास है, लेकिन जब भी मैं उसे देखती हूं, मेरा दिल तेजी से धड़कता है। आर्यन ने यह पढ़कर मोहित की ओर देखा। यह उस किसान लड़के के बारे में हो सकता है जिससे अंशिका को प्यार हुआ था, उसने कहा। मोहित ने सिर हिलाया, लेकिन यह प्यार उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी बन गया। डायरी के अगले पन्नों में अंशिका और उस लड़के की गुप्त मुलाकातों का जिक्र था। दोनों अपने प्यार को दुनिया से छिपाकर जी रहे थे। पिता का क्रोध। डायरी के कुछ और पन्नों में अंशिका ने अपने पिता रघुनाथ सिन्हा के क्रूर स्वभाव का जिक्र किया था। पिता ने मुझे बताया कि मेरे जीवन का फैसला केवल वह कर सकते हैं। उन्होंने मुझे घर से बाहर जाने से मना कर दिया है। मुझे उनसे डर लगता है। डायरी में आगे लिखा था, उस दिन उन्होंने उसे देखा, मेरा प्यार, मेरी दुनिया। उन्होंने उसे पकड़ लिया और मुझसे दूर ले गए। उन्होंने मुझे चेतावनी दी कि अगर मैंने उससे मिलने की कोशिश की तो परिणाम बहुत भयानक होंगे। यह पढ़कर मोहित कांप उठा। यह आदमी राक्षस था। उसने अपनी बेटी की भावनाओं की परवाह भी नहीं की। आर्यन ने कहा, यह केवल उसकी बेटी के साथ अन्याय नहीं था, यह एक निर्दोष प्रेम कहानी का खून था। हत्या और कैद। डायरी के अगले कुछ पन्नों में अंशिका के दर्द और उसकी तकलीफें साफ झलक रही थीं। उन्होंने उसे मेरे सामने मारा। उसकी चीखें मेरे कानों में गूंज रही थीं। उन्होंने मुझे इस तहखाने में बंद कर दिया जहां न कोई रोशनी है, न ही कोई उम्मीद। मैं यहां अकेली हूं, बस उसकी यादों के साथ।
आर्यन ने यह पढ़ते हुए महसूस किया कि यह केवल एक लड़की की कहानी नहीं थी। यह उस जमींदार की क्रूरता का प्रतीक थी जिसने अपनी ताकत और अहंकार के लिए अपनी बेटी को कुर्बान कर दिया। मोहित ने धीरे से कहा, क्या यह आत्मा अभी भी न्याय चाहती है या वह केवल बदला ले रही है? तहखाने बदलाव। जैसे ही आर्यन डायरी पढ़ रहा था, तहखाने का माहौल अचानक बदलने लगा। दीवारों पर हल्की हल्की दरारें पड़ने लगीं और ऐसा लगने लगा जैसे हवेली खुद उनकी उपस्थिति को महसूस कर रही हो। एक बार फिर से वही सफेद साड़ी में लिपटी आकृति उनके सामने प्रकट हुई। इस बार वह ज्यादा स्पष्ट थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, उसकी आंखें गुस्से और दर्द से भरी थीं। वह आर्यन की ओर इशारा करते हुए बोली, तुमने मेरी डायरी पढ़ी है, अब तुम मेरे दर्द को जानते हो, क्या तुम मेरा न्याय कर सकते हो? आर्यन और मोहित दोनों सन्न रह गए। आत्मा की आवाज गूंज रही थी, मानो पूरी हवेली उस गुस्से और दर्द को महसूस कर रही हो। आत्मा का अनुरोध। आर्यन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूं? आत्मा ने धीरे से कहा, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे प्रेमी की हत्या करने वाले को सजा मिली, लेकिन मैं अभी भी इस दर्द में बंधी हुई हूं। मेरे शरीर को यहां से मुक्त करो। यह सुनकर आर्यन को समझ में आया कि अंशिका की आत्मा को शांति चाहिए, लेकिन मोहित ने डरते हुए कहा, आर्यन, यह खतरनाक हो सकता है। यह आत्मा हमें धोखा भी दे सकती है। हमें यहां से चले जाना चाहिए। आर्यन ने कहा, अगर हम यहां से चले गए तो यह रहस्य हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। मैं इस आत्मा को न्याय दिलाकर इसे मुक्त करना चाहता हूं। आंख नई खोज। आत्मा ने उन तहखाने के एक कोने की ओर इशारा किया। वहां मिट्टी का एक बड़ा हिस्सा था जो बाकी फर्श से थोड़ा ऊंचा दिख रहा था। यहां उसे दफनाया गया था, आत्मा ने कहा। आर्यन ने वहां खुदाई करने का निर्णय लिया। मोहित ने बहुत डरते डरते उसकी मदद की। कुछ देर की खुदाई के बाद उन्हें एक कंकाल मिला। यह कंकाल शायद अंशिका का था। अचानक हवेली की दीवारें कांपने लगीं। आत्मा की चीखें और तेज हो गई। उसने कहा, मुझे इस जगह से आजाद करो। मेरी अस्थियों को गंगा में बहा दो ताकि मुझे शांति मिल सके। आश समाप्ति। आर्यन और मोहित ने तय कर लिया कि वे अंशिका की अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करेंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस काम में उन्हें किन खतरों का सामना करना पड़ेगा। क्या वे अंशिका की आत्मा को ध्याए? अंशिका की डायरी। तहखाने की ठंडी और डरावनी हवा में आर्यन ने अंशिका की डायरी को और ध्यान से पढ़ना शुरू किया। यह डायरी केवल एक लड़की की भावनाओं का संग्रह नहीं थी, बल्कि उस पर किए अन्याय और अत्याचारों की कहानी थी। हर पन्ने पर दर्द, डर और गुस्से की स्याही फैली हुई थी। अंशिका की पहली लिखावट। डायरी का पहला पन्ना पढ़ते ही आर्यन और मोहित को जैसे समय में पीछे जाने का एहसास हुआ। आज मैंने उसे पहली बार देखा। उसकी आंखों में एक सादगी और गहराई है। मैं नहीं जानती कि यह कैसा एहसास है, लेकिन जब भी मैं उसे देखती हूं, मेरा दिल तेजी से धड़कता है। आर्यन ने यह पढ़कर मोहित की ओर देखा। यह उस किसान लड़के के बारे में हो सकता है जिससे अंशिका को प्यार हुआ था, उसने कहा। मोहित ने सिर हिलाया, लेकिन यह प्यार उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी बन गया। डायरी के अगले पन्नों में अंशिका और उस लड़के की गुप्त मुलाकातों का जिक्र था। दोनों अपने प्यार को दुनिया से छिपाकर जी रहे थे। पिता का क्रोध। डायरी के कुछ और पन्नों में अंशिका ने अपने पिता रघुनाथ सिन्हा के क्रूर स्वभाव का जिक्र किया था। पिता ने मुझे बताया कि मेरे जीवन का फैसला केवल वह कर सकते हैं। उन्होंने मुझे घर से बाहर जाने से मना कर दिया है। मुझे उनसे डर लगता है। डायरी में आगे लिखा था, उस दिन उन्होंने उसे देखा, मेरा प्यार, मेरी दुनिया। उन्होंने उसे पकड़ लिया और मुझसे दूर ले गए। उन्होंने मुझे चेतावनी दी कि अगर मैंने उससे मिलने की कोशिश की तो परिणाम बहुत भयानक होंगे। यह पढ़कर मोहित कांप उठा। यह आदमी राक्षस था। उसने अपनी बेटी की भावनाओं की परवाह भी नहीं की। आर्यन ने कहा, यह केवल उसकी बेटी के साथ अन्याय नहीं था, यह एक निर्दोष प्रेम कहानी का खून था। हत्या और कैद। डायरी के अगले कुछ पन्नों में अंशिका के दर्द और उसकी तकलीफें साफ झलक रही थीं। उन्होंने उसे मेरे सामने मारा। उसकी चीखें मेरे कानों में गूंज रही थीं। उन्होंने मुझे इस तहखाने में बंद कर दिया जहां न कोई रोशनी है, न ही कोई उम्मीद। मैं यहां अकेली हूं, बस उसकी यादों के साथ। आर्यन ने यह पढ़ते हुए महसूस किया कि यह केवल एक लड़की की कहानी नहीं थी,
ये उस जमींदार की क्रूरता का प्रतीक थी जिसने अपनी ताकत और अहंकार के लिए अपनी बेटी को कुर्बान कर दिया। मोहित ने धीरे से कहा, क्या यह आत्मा अभी भी न्याय चाहती है या वह केवल बदला ले रही है? तहखाने बदलाव। जैसे ही आर्यन डायरी पढ़ रहा था, तहखाने का माहौल अचानक बदलने लगा। दीवारों पर हल्की हल्की दरारें पड़ने लगीं और ऐसा लगने लगा जैसे हवेली खुद उनकी उपस्थिति को महसूस कर रही हो। एक बार फिर से वही सफेद साड़ी में लिपटी आकृति उनके सामने प्रकट हुई। इस बार वह ज्यादा स्पष्ट थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, उसकी आंखें गुस्से और दर्द से भरी थीं। वह आर्यन की ओर इशारा करते हुए बोली, तुमने मेरी डायरी पढ़ी है, अब तुम मेरे दर्द को जानते हो, क्या तुम मेरा न्याय कर सकते हो? आर्यन और मोहित दोनों सन्न रह गए। आत्मा की आवाज गूंज रही थी, मानो पूरी हवेली उस गुस्से और दर्द को महसूस कर रही हो। आत्मा का अनुरोध। आर्यन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूं? आत्मा ने धीरे से कहा, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे प्रेमी की हत्या करने वाले को सजा मिली, लेकिन मैं अभी भी इस दर्द में बंधी हुई हूं। मेरे शरीर को यहां से मुक्त करो। यह सुनकर आर्यन को समझ में आया कि अंशिका की आत्मा को शांति चाहिए, लेकिन मोहित ने डरते हुए कहा, आर्यन, यह खतरनाक हो सकता है। यह आत्मा हमें धोखा भी दे सकती है। हमें यहां से चले जाना चाहिए। आर्यन ने कहा, अगर हम यहां से चले गए तो यह रहस्य हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। मैं इस आत्मा को न्याय दिलाकर इसे मुक्त करना चाहता हूं। आंख नई खोज। आत्मा ने उन तहखाने के एक कोने की ओर इशारा किया। वहां मिट्टी का एक बड़ा हिस्सा था जो बाकी फर्श से थोड़ा ऊंचा दिख रहा था। यहां उसे दफनाया गया था, आत्मा ने कहा। आर्यन ने वहां खुदाई करने का निर्णय लिया। मोहित ने बहुत डरते डरते उसकी मदद की। कुछ देर की खुदाई के बाद उन्हें एक कंकाल मिला। यह कंकाल शायद अंशिका का था। अचानक हवेली की दीवारें कांपने लगीं। आत्मा की चीखें और तेज हो गई। उसने कहा, मुझे इस जगह से आजाद करो। मेरी अस्थियों को गंगा में बहा दो ताकि मुझे शांति मिल सके। आश समाप्ति। आर्यन और मोहित ने तय कर लिया कि वे अंशिका की अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करेंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस काम में उन्हें किन खतरों का सामना करना पड़ेगा। क्या वे अंशिका की आत्मा को आत्मा की मुक्ति का सफर। अंशिका की अस्थियां हाथ में लिए आर्यन और मोहित हवेली से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब हवेली पहले से भी अधिक डरावनी और खतरनाक लग रही थी। दरवाजे खुद ब खुद बंद हो रहे थे और एक अजीब सी सरसराहट हर कोने से सुनाई दे रही थी। मोहित ने डरते हुए कहा, आर्यन, यह आत्मा हमें यहां से जाने नहीं देगी। हमें इसे यहीं छोड़कर भाग जाना चाहिए। लेकिन आर्यन दृढ़ था। उसने मोहित को शांत करते हुए कहा, अगर हम इसे अधूरा छोड़ देंगे तो अंशिका की आत्मा हमें कभी चैन से जीने नहीं देगी। हमें इसे पूरा करना होगा। हवेली से भागने की कोशिश। जैसे ही वे मुख्य द्वार की ओर बढ़े, रास्ते में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। हवेली की दीवारों से खून बहने जैसा लगने लगा और फर्श अचानक से कांपने लगा। आर्यन और मोहित ने दौड़ते हुए दरवाजा खोला, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले, हवेली के बाहर का माहौल भी बदल चुका था। चारों ओर घना कोहरा फैल चुका था और हवेली के पास खड़े पेड़ों की शाखाएं उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो ये जगह उन्हें जिंदा नहीं छोड़ना चाहती। गांव लौटना। किसी तरह दोनों अपनी जान बचाकर गांव वापस पहुंचे। गांव वाले जो पहले ही डरे हुए थे, जब उन्होंने आर्यन और मोहित को देखा तो और भी सहम गए। तुम लोग वहां गए थे और क्या तुमने कुछ लाया है? एक बूढ़े आदमी ने डरते हुए पूछा। आर्यन ने जवाब दिया, हां, हमने अंशिका की अस्थियां ढूंढ ली हैं। वह अब भी न्याय के लिए भटक रही है। हमें उसकी अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करना होगा। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी, यह आसान नहीं होगा। हवेली की आत्माएं तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगी। वे चाहती हैं कि अंशिका यहीं फंसी रहे। लेकिन आर्यन और मोहित ने हार मानने से इनकार कर दिया। अगले दिन वे गंगा की ओर रवाना हुए। रास्ता पहाड़ों और जंगलों से होकर गुजरता था और गांव वालों की भविष्यवाणी सच होती नजर आई। रास्ते में उनके साथ अजीब घटनाएं होने लगीं। पहाड़ के एक मोड़ पर उनकी गाड़ी अपने आप रुक गई। इंजन में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन वह स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। मोहित ने कहा, यह आत्माओं का काम है, वे हमें रोकना चाहती हैं।
आर्यन ने गाड़ी से उतरकर चारों ओर देखा। उसे पास के पेड़ के पीछे से एक सफेद परछाई झांकती हुई दिखाई दी। वह जानता था कि यह अंशिका की आत्मा नहीं थी। आर्यन ने चिल्लाकर कहा, हम यहां तुम्हारा नुकसान करने नहीं आए हैं, हमें जाने दो। कुछ क्षण बाद गाड़ी ने अचानक स्टार्ट होना शुरू कर दिया। गंगा का तट। गंगा के तट पर पहुंचकर आर्यन और मोहित ने अस्थियां निकालकर प्रवाहित करने की तैयारी की, लेकिन जैसे ही वे ये करने वाले थे, अचानक हवा तेज हो गई। गंगा की शांत लहरें उग्र हो गई और ऐसा लगा जैसे नदी के अंदर से कोई उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा हो। आर्यन ने अंशिका की आत्मा से कहा, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, हमें यह करने दो। तभी सफेद साड़ी में लिपटी वही आकृति गंगा के किनारे प्रकट हुई। इस बार उसका चेहरा शांत था। उसने सिर झुकाकर कहा, मुझे विश्वास है कि तुम मेरा न्याय करोगे। आर्यन ने अस्थियां गंगा में प्रवाहित आत्मा की मुक्ति। जैसे ही अस्थियां गंगा की लहरों में समा गई, हवाओं ने थमना शुरू कर दिया। आसमान का रंग साफ हो गया और सूरज की किरणें गंगा की लहरों पर चमकने लगीं। ऐसा लग रहा था कि अंशिका की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई थी। आर्यन और मोहित ने गंगा के किनारे बैठकर प्रार्थना की। तभी आर्यन को महसूस हुआ कि कोई उसकी पीठ थपथपा रहा है। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अंतिम संदेश। गांव लौटने से पहले आर्यन ने अंशिका की डायरी को, हवेली की कहानी को दुनिया के सामने लाने के लिए संभाल कर रखा। वह जानता था कि यह केवल एक डरावनी कहानी नहीं थी, बल्कि समाज के उस हिस्से की कहानी थी जहां ताकत और अहंकार मासूमियत का गला घोंट देते हैं। गांव लौटने पर गांव वालों ने उन्हें धन्यवाद दिया। आपने उस आत्मा को शांति दी जिसने हमें सालों तक परेशान किया, एक बूढ़े आदमी ने कहा। लेकिन आर्यन और मोहित जानते थे कि इस कहानी का असर केवल हवेली तक सीमित नहीं था। यह कहानी हमेशा के लिए उनके दिल और दिमाग पर छप गई थी। अंशिका की आत्मा को शांति मिलने के बाद हवेली अब पूरी तरह खामोश हो गई थी। लेकिन आर्यन के मन में एक सवाल हमेशा के लिए रह गया, क्या वाकई ये सब खत्म हो गया है?